नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तृप्तिकरण, ये शब्द आपने 2-3 साल पहले बहुत जोर-शोर से सुना होगा। ये शब्द यूज़ किया गया था भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और खासतौर से प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसका यूज़ किया गया था मुसलमानों के उस तबके के लिए जो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है आर्थिक रूप से, छुआ-छूत की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ी स्थिति में है, जिसे पसमानदा कहा गया। तो बीजेपी ने कहा कि तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण। अब तृप्तिकरण क्या था? तृप्तिकरण का मतलब था कि आप बोलो नहीं, उनको दे दो। यानी कि पिछले 70-75 सालों से सरकारें जिस तरह से मुसलमानों को केवल मूर्ख बना रही थी, केवल उनके वोट लेने के लिए उनके साथ तरह-तरह के वादे कर रही थी, लेकिन वास्तव में उनको कुछ, अगर हाई सोसाइटी के मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, जिन्हें कि वो उनके यहाँ अशराफ बोला जाता है, तो अशराफ को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिला। तो बीजेपी नेतृत्व ने यह तय किया कि हम बहुत ज्यादा वादे नहीं करेंगे बल्कि उनको देंगे बहुत कुछ। इसमें मैं बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये तृप्तिकरण बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा। और बात केवल मुसलमानों की नहीं है। तृप्तिकरण का जो उन्होंने शब्द यूज किया था वो मुसलमानों और खासतौर से पसमानदा मुसलमानों के संदर्भ में यूज किया था, लेकिन उन्होंने तृप्तिकरण करने की कोशिश और भी बहुत सारे लोगों की जिनमें से एक आपके, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, एक सिख कम्युनिटी थी जिसके तृप्तिकरण की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, और एक जो जाट कम्युनिटी है जो दिल्ली के आसपास के राज्यों में जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, उनके लिए भी उन्होंने बहुत कोशिश की। तो मैं तीनों पर ही थोड़ा-थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं मुसलमानों से ही शुरुआत कर लेता हूँ। मुसलमानों की आबादी इस देश में लगभग 15% के आसपास है। अब नई जनगणना में निकल के आएगा कि कितनी बढ़ी, 15% के आसपास है। सरकार ने जो योजनाएं चलाई, खास तौर से गरीब लोगों के हित के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनमें 2-3 मुख्य थी, जिसमें सीधा कैश उनके हाथ में आता था या कोई चीज उनके हाथ में सीधे सीधे आ रही थी। तो उसमें जो सबसे बड़ी योजना थी वो थी आवास योजना। आवास योजना में बताते हैं कि 35% से ज्यादा जो मकान आवंटित हुए वो मुसलमानों को हुए। आप सोचिए कि एक आबादी जिसकी कुल जनसंख्या 15% है, उसको आपने 35% से ज्यादा मकान अलॉट कर दी, या तो बने बनाए मकान उनको दिए या आपने उनको पैसा दिया मकान बनाने के लिए। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर 100 मकान बने हैं तो 100 में से 35-36 मकान मुसलमानों को दे दिए गए, जबकि उनकी आबादी 15% है। लगभग 80% आबादी वाले हिंदुओं को मकान मिले 64-65, बल्कि उसमें भी कुछ कमी मिले होंगे, कुछ अन्य लोगों को भी मिले होंगे, लेकिन मान के चलते हैं कि बाकी सारे हिंदुओं को अगर मिल गए तो 64-65 उनको मिले। उसमें भी आपने आर्थिक आधार देखा तो जाहिर सी बात है कि जो एससी एसटी और उसके बाद ओबीसी होते हैं, उनको ज्यादा मिले होंगे, क्योंकि जो हाई कास्ट में लोग आते हैं, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमोबेश ठीक ही होती है। आपका कोर वोटर कौन है? आपका कोर वोटर था सवर्ण, उसके बाद ओबीसी और फिर एससी, एसटी भी आप मान लीजिए। आपको 1% वोट नहीं मिलता मुसलमानों का पूरे भारत में। और 1% तो छोड़िए, मुझे तो लगता है 1 वोट नहीं मिलता। कुछ वो गिने चुने जो
पार्टियों से बहुत क्लोज हैं उनको छोड़ दें, तो उसके अलावा एक वोट नहीं मिलता। और उनकी जो गिने चुने लोग हैं उनकी संख्या पूरे देश में मुश्किल से 5-10 हजार होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। उन लोगों को आपने दिया 35%, वोट नहीं मिला आपको एक। अगर इस 35% में से 20% काट करके आपने SC ST OBC या जो गरीब वर्ग के सवर्ण लोग हैं उनको दिया होता, तो कम से कम वो आपको वोट तब भी करते हैं। अब इस पर लोग लोग अपने तर्क देंगे कि भाई उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया। क्राइटेरिया हर चीज का बनाया जाता है। आपको याद होगा कि जिस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार होती है, तो क्या कोई ऐसा कानून है कि आप किसी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे तो नहीं किया जाएगा, आप मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे तो थाने में नहीं किया जाएगा? लेकिन क्या होता है? क्राइटेरिया तो बहुत सारे होते हैं। तो क्या इस तरह के अघोषित फिल्टर नहीं लगाए जा सकते थे? दूसरी स्कीम ले लीजिए, जो आपने गैस सिलेंडर अवेलेबल कराया। एक गैस सिलेंडर के मतलब एक गैस कनेक्शन का खर्चा लगभग 4,000 रुपए आता है, जिसमें आपको एक फिल्ड सिलेंडर दिया जाता है, एक रेगुलेटर दिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह पे जमा होती है, तो लगभग 4,000 रुपए खर्चा आती है। आपने 12 करोड़ सिलेंडर अवेलेबल कराए, यानी कि 12 करोड़ कनेक्शन अवेलेबल कराए, और उन 12 करोड़ कनेक्शन में लगभग 35 से 40% कनेक्शन आपने मुसलमानों को दे दिए। आप सोचिए कि अगर इसकी संख्या 40% है, तो 12 चौको 48, यानी कि 4,80,00,000 कनेक्शन आपने उनको दे दिए, जबकि वो हकदार थे केवल 1,80,00,000 के। आपने 3 करोड़ एक्स्ट्रा कनेक्शन उनको दिए। अगर ये 3 करोड़ एक्स्ट्रा कनेक्शन आपने हिंदुओं को दिए होते, खासतौर से OBC और सवर्णों को दिए होते, तो वो 3 करोड़ जो कनेक्शन होते, वो आपके लिए कम से कम 3 करोड़ वोट बन गए होते। अगर एक परिवार में आप 2 वोट का भी एवरेज लेकर के चलो तो 6 करोड़ वोट होता है, और उस 6 करोड़ में अगर आधा भी आपको मिलता तो 3 करोड़ हो जाता। आपने एक शौचालय बनाने की स्कीम निकाली, उसमें भी आपने लगभग 12 करोड़ 13 करोड़ शौचालय बनाए पूरे देश में। क्या किया? वही कि उनको पैसा दिया, और किसी ने बनाए किसी ने नहीं बनाए। कितना भ्रष्टाचार हुआ उसमें वो सबको पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कैश अमाउंट उनको दिया, उसमें शायद 12,000 रुपए मिलता था, तो 12,000 रुपए प्रति शौचालय का आपने दिया, 13 करोड़ लोगों को बना करके दिए, या 13 करोड़ लोगों को उसका पैसा उपलब्ध कराया, और उस 13 करोड़ में से आपने 5 करोड़ के आसपास कनेक्शन, माफ कीजिएगा, वो शौचालय मुसलमानों को अवेलेबल करा दिए। क्या ये आबादी के अनुपात में नहीं होने चाहिए थे? क्या आप इस पर एक अलिखित आदेश नहीं दे सकते थे? तो एक तो ये जो तृप्तिकरण था, वो बीजेपी को बहुत महंगा पड़ गया कि आपने जनता का पैसा, हम लोगों का पैसा हमारे हिस्से से काट करके उनको दिया। आप चुनाव में प्रचार करते रहे, मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और खासकर मुसलमानों का है। यही बात तो कही थी। लेकिन मनमोहन सिंह ने दिया क्या था? केवल कहा ही तो था। आपने क्या किया? आपने उनको दे दिया। मनमोहन सिंह ने केवल कहा और मुसलमानों ने उनको वोट दिया। आपने दिया लेकिन मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। तो ये बीजेपी को बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि हिंदुओं को अपेक्षाकृत कम मिला, इसलिए हिंदू आपके जो पक्ष में भी थे पिछले चुनावों में, वो भी आपसे दूर हो गए। अगर कुछ ज्यादा लोगों को मिलता तो कुछ तो आपके साथ रहते, 50% रहते, 40% रहते, तो कम से कम आपका वोट बढ़ता। जो आपका वोट कम हुआ है, लगभग 1.5-1.25% के आसपास, तो वो वोट घटने के बजाय बढ़ गया होता। कुल वोट तो मेरे ख्याल से 55-56 करोड़ ही पड़ा है। उसमें से अगर आपको 3 करोड़ वोट और मिल गया होता, तो आपका वोट प्रतिशत तो जो 1-2% इधर 1.25% इधर गिरा है, वो आपका 1.5-2% बढ़ गया होता। तो ये तो हुई पसमानदा के तृप्तिकरण को लेकर के। दूसरा, आपने तृप्तिकरण किया सिखों का।
आप पंजाब में सिखों के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन सिखों ने आपको वोट नहीं दिया, खासतौर से पंजाब में। आप पंजाब में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रहे और केवल एक दो सीटों पर आप फाइट में रहे। ये भी नहीं कि हाँ जीत नहीं पाए, हम डायरेक्ट फाइट में थे। एक दो सीटों को छोड़ करके आप डायरेक्ट फाइट में भी नहीं रहे। क्यों हुआ ऐसा? अगर आपने इस तरह का तृप्तिकरण करने की कोशिश ना की होती, कुछ सख्त कदम उठाए होते, तो कम से कम पंजाब के दलितों और पंजाब के हिंदुओं में ये जाता कि हाँ, अगर कल को ये लोग हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो सरकार हमारे साथ खड़ी है। लेकिन आप तो लुगदी बन गए। आपने किसान आंदोलन के नाम पे जितनी अराजकता हो सकती थी उतनी होने दी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि जो पंजाब का हिंदू था, जो पंजाब का दलित था, उसके मन में भय बैठ गया कि हमने अगर कल को बीजेपी को वोट दिया और उसके बाद हमारे साथ अगर किसी तरीके की हिंसा हुई, मारपीट हुई या कुछ और इस तरीके की चीजें हुई, तो सरकार हमारे साथ खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी उसका पता नहीं। और इसका एक उदाहरण वो बंगाल में देख चुके हैं। बंगाल में 2019 के बाद से, जब से बीजेपी आगे बढ़ी है, तब से हर चुनाव के बाद हिंदुओं के साथ वहां मारपीट होती है, हिंसा होती है, बलात्कार होते हैं, उनके घर छीन लिए जाते हैं, उनकी जमीनें छीन ली जाती हैं। यानी कि अराजकता का जितना भी नंगा नाच हो सकता है वो होता है, और आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अगर आपने बंगाल में कार्रवाई की होती तो हो सकता है कि पंजाब के आदमी के मन में वो डर ना होता। तो सिखों के तुष्टीकरण के चक्कर में आपने पंजाब में अपना आधार गंवा दिया। पसमानदा के तृप्तिकरण के चक्कर में आपने जो हिंदू वर्ग का एक ठीक ठाक वोट आपको मिल सकता था वो आपने गंवा दिया। हिंदुओं में खासतौर से जो सवर्णों का और ओबीसी का हो सकता था, एससी का भी काफी कुछ हो सकता था, वो आपने गंवा दिया। इसके बाद आप जाटों पर आ जाइए। जाटों के लिए आपने क्या नहीं किया? आपने मंत्रिमंडल विस्तार में जाटों की संख्या बढ़ाई। आपने उत्तर प्रदेश में जाटों को संतुष्ट करने के लिए एक जाट को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया, और ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दिया जिसको ये पता ही नहीं कि उसका काम क्या है, जिसने काम के नाम पर शायद अपने जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से अभी तक कुछ किया ही नहीं सिवाय गुटबाजी के। आपने राजस्थान हरियाणा के लोगों को कोशिश की मनाने की, उनके तुष्टीकरण की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि जो भी एंटी जाट लॉबी थी वहां पे, या जो जातियां वहां पर जाटों के अत्याचार से प्रभावित थी, अत्याचार से मतलब जो उनकी एक दादागिरी होती है उससे, वो जातियां भी आपसे कट के दूर हो गई। हरियाणा आप बुरी तरीके से हार गए। जाटों ने आपको पिछली बार भी वोट नहीं दिया था, इस बार भी वोट नहीं दिया। पिछली बार वोट नहीं दिया था, आप 10 सीटें जीते थे, इस बार वोट नहीं दिया, आप 5 हार गए। क्या हुआ? जाहिर सी बात है कि जो लोग जाटों से नाराज रहते हैं, जाटों को पसंद नहीं करते, वो आपसे कट गए, क्योंकि आपने जाटों को संतुष्ट करने का अथक प्रयास किए। आपने उपराष्ट्रपति धनखड़ जैसे व्यक्ति को बना दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में लगातार विवादित थे। आपको पता था कि वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं, और आपने जगदीश धनखड़ को उपराष्ट्रपति जैसा पद दिया, और उन्होंने उस पद की गरिमा तक नहीं रखी। उन्होंने संसद के अंदर और संसद के बाहर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो कि लोगों को बड़े खराब लगे। नतीजा क्या हुआ? ना तो आपको राजस्थान में जाटों का वोट मिला, ना हरियाणा में मिला, पहले भी नहीं मिल रहा था। उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था वो भी इस बार पता नहीं मिला कि नहीं मिला, क्योंकि जब जाट आपके साथ नहीं माना जा रहा था, अजीत सिंह समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, तब आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें जीत ली थी। इस बार क्या हुआ? आप
जयंत चौधरी को अपने साथ ले आए। आप ये मान करके चल रहे थे कि हमने जाट नेता खड़े कर दिए हैं, हमने जाट को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया उत्तर प्रदेश में, जयंत चौधरी को हम अपने साथ लेकर के आए हैं, तो सारा का सारा जाट हमारे साथ आ जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि पहले 2 फेज में जो जिन सीटों पर चुनाव हुए, उनमें से आप 2 सीटें छोड़ करके, जहां पर आरएलडी चुनाव लड़ रही थी, जहां जाटों का प्रभाव था, ज्यादातर ऐसी सीटें आप हार गए। केवल वही सीटें आप जीतने में कामयाब रहे जहां पिछले चुनावों में आपकी जीत बहुत बड़ी थी। तो ये जो तृप्तिकरण और तुष्टिकरण अपनाया बीजेपी ने, ये बीजेपी को बहुत महंगा पड़ा। मुझे लगता है कि इस टर्म में अगर बीजेपी कुछ नई योजनाएं इस तरीके की लेके आती है, जहां पर पब्लिक को सीधे सीधे लाभ होता है, पैसा उसके हाथ में जाता है या कुछ चीजें उसके हाथ में जाती हैं, तो वहां कम से कम एक अघोषित फिल्टर लगाया जाना चाहिए। उस अघोषित फिल्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको केवल एक इशारा देना होता है और अधिकारी सब कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें इसका जबरदस्त उदाहरण है। ये एक थाने वाला मसला मैंने अकेला नहीं बताया, ऐसे बहुत सारे मसले, बहुत सारी योजनाएं थी जिनमें 50% तक लाभ केवल मुसलमानों को दिया जाता था, उसके बाद यादवों को दिया जाता था, और जो बाद में बचता था 10, 15, 20% उसमें सबको दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि एक मतलब एक ऐसा आदेश जो अनऑफिशियल हो, अलिखित हो, वो होना चाहिए, और ये फिल्टर लगाया जाना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट बैंक आपके साथ बना रहे। अन्यथा इस बार तो आप 240 पर भी पहुंच गए हैं, अगली बार आपको 140 भी मुश्किल पड़ जाएंगे। इस वार्ता में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।